वंदे मातरम। गुरुवार का दिन है और आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन का फेसबुक लाइव हफ्ते में 3 दिन हो रहा है और गुरुवार, शनिवार और रविवार को हम लोग मिलते हैं आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स और सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत जो कुछ भी चल रहा है उसकी बातचीत करते हैं। तो लीजिए, उदय मन्ना आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक आप लोगों के सामने उपस्थित है और आप लोग जानते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन 6 साल पूरे कर चुका है और हम लोग स्वतंत्रता दिवस की भी ज़ोरदार तैयारी कर रहे हैं और सकारात्मकता की जो उपज है शरीर के अंदर होती है और बाहरी आवरण को आप भूल सकते हैं। तो सकारात्मक सॉन्ग से शुरुआत करते हैं। आप लोग पॉजिटिव सॉन्ग को कई बार फेसबुक में सुनते हैं, तो इसको शुरुआत कर देते हैं और इसी से कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और आप जानते हैं कि अब बरसात का मौसम है, बरसात में स्वास्थ्य की देख रेख जो है वो कुछ ज़्यादा करना चाहिए। कनेक्टेड जी, शुरुआत करते हैं सकारात्मक सॉन्ग से। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। यहाँ तो ये पॉजिटिव सॉन्ग है और आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे कि घोषणा की गई है कि आज हम लोग जो 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो राष्ट्रीय वेबिनार है उसका बैनर आज लॉन्च करेंगे और उसकी रूपरेखा जो कार्यक्रम की है उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो लोग भाग ले रहे हैं मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जुड़ते जाइए। तब तक कुछ पुराने जो फेसबुक लाइव्स हैं या और भी जो आरजेएस के कार्यक्रम होते हैं वो सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं। आज उसका क्या परिणाम निकलता है उसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार महिला सशक्तिकरण सकारात्मक भारत, ये जो है वेबिनार 24 जुलाई को हुआ था और 7,300 व्यूज़ आए थे। और उसी तरह से ये 22 जुलाई को ये डाला गया था तो इसके व्यू 4,100 आए थे। सोशल मीडिया के अकाउंट पर लोग इसको देख रहे हैं। आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार महिला सशक्तिकरण का ये डबल पोस्ट हुआ था, 8,000 आए। और सकारात्मक भारत दिवस मनाया गया था, उसका भी ये न्यूज़ डाली गई थी। न्यूज़ अलग अलग थी, अलग अलग तरीके से डाली गई। तो ये 8,200 इस तरह के जो हैं वो ये आ रहे हैं। तो इससे मनोबल बढ़ता है कि लोगों तक हम लोग उन चीज़ों को पहुंचा पा रहे हैं। इसके अलावा और आगे अगर बढ़े, जैसे ये इसके बाद जैसे ये है, इसको अगर ओपन करें तो ये भी आ रहा है, इसमें आ रहा है 5,800।
और किशोर कुमार जी को 4 अगस्त उनकी जयंती पे श्रद्धांजलि दी गई थी, तो इसको भी अपलोड किया गया था। वंदे मातरम। नमस्कार, आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। 4 अगस्त 1929 खंडवा मध्य प्रदेश में किशोर साहब का जन्म हुआ था। जी हाँ। और 13 अक्टूबर 1970 ये जो जानकारी है ये सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत कि किशोर कुमार को जानना चाहिए, और लोगों के पास ये जब पहुंचता है तो सकारात्मक भारत आंदोलन भी मोटे मोटे अक्षरों में इसके साथ पहुंचता है। और 4 अगस्त को दिवंगत पद्मा सचदेव जी, 4 अगस्त कल के दिन पद्मा सचदेव जी का निधन हो गया। बहुत डोगरी और हिंदी की बहुत बड़ी कवयित्री थी, आकाशवाणी से भी जुड़ी हुई थी, डोगरी भाषा जो है उसकी समाचार वाचक थी। तो उनको लेकर सुबह में ये रिलीज़ किया गया और फेसबुक और सोशल मीडिया सब जगह इसको भेजा गया। तो ये है कि हम एक कवयित्री को याद कर रहे हैं। वंदे मातरम। नमस्कार। 4 अगस्त 2021 डोगरी भाषा और हिंदी की एक जानी मानी कवयित्री और उपन्यासकार पद्मा सचदेव का निधन हो गया। आज उन्हें श्रद्धांजलि आरजेएस वाणी में, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में दी जा रही है। पद्मा सचदेव जन। कुल मिलाकर यह है कि सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत जब इसको न्यूज़ को फ्लैश किया जाता है तो सकारात्मक भारत आंदोलन भी इसी न्यूज़ के साथ उन लोगों तक पहुंचता है। जैसे इसको 65 लोगों ने देखा, और सोशल मीडिया के कहने का मतलब कि जो भी न्यूज़ बन रही है वो 10,000 तक के व्यूज़ तक हम लोग अभी पहुंचा पा रहे हैं। एक ही सोशल मीडिया पे तो 10,000 नहीं है, कहीं 5,000, 3,000, कहीं 500, कहीं 1,000, कहीं 65, कहीं 50। तो फेसबुक पे भी बहुत से लोग देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कमेंट करें, चलता है, लेकिन हम लोगों का जो ईमानदारी का प्रयास है वो लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि ये अपने आप को स्वामी बनाने का, कि स्वयं जो है आदमी पॉजिटिव बने, स्वयं का स्वामी बने, अपने अंदर झांके और अपनी बुराइयों को दूर करते चले जहाँ भी उसे, क्योंकि पग पग पे आदमी सीखता रहता है, तो पग पग पे बुराइयां भी उस पर असर डालती हैं। तो उन बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो भी एक प्रोसेस जो है वो स्वयं का स्वामी बनकर उसको दूर किया जाएगा। वेबिनार में वही लोग भाग लेंगे जिनको व्यक्तिगत लिंक भेजा जाएगा, यानी कि जो गंभीर हैं, जिनको ज़रूरत है कि हाँ आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएस के ये 6 साल से हम लोग जो हैं, ये दोनों संस्थाएं, एक कोलकाता की है और एक दिल्ली की, और हम लोगों ने प्रण लिया था, शपथ लिया है कि हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो चरैवेती चलाते रहेंगे। इसकी कोई मंजिल नहीं है, ये चलता रहेगा। तो वेबिनार, अब कोरोना लॉकडाउन में वेबिनार, फेसबुक लाइव और बीच में शुरू हुई थी बैठकें, लेकिन उसको स्टॉप कर दिया गया कोरोना के चलते। और अभी कहीं भी बाहर, कहीं भी किसी भी राज्य में, जो अलग अलग राज्यों में बैठकें होती थी, अभी अलाउ नहीं है। सूचना केंद्र भी खुले हुए हैं, उनको भी कहा गया है कि फिजिकल बैठकें बिल्कुल ही नहीं करनी है, आप वेबिनार कर लें या अपनी ऑडियो वीडियो भेजें, तो आरजेएस की टेक्निकल टीम उसको तवज्जो देगी और उस पर बातचीत की जाएगी। तो इस तरह से हम लोग स्टोरीज़ को भी सेलेक्ट कर रहे हैं। और फेसबुक लाइव 3 दिन होता है, तो उसमें हम लोग जिस दिन फेसबुक लाइव होता है उस दिन की बात करेंगे। और वैसे तो 4 अगस्त की भी बात हम लोगों ने किया, किशोर कुमार साहब की और पद्मा सचदेव जी की बात की, वो कल से रिलेटेड न्यूज़ थी। आज
अगस्त और फिर 6 अगस्त है। तो दोनों दिनों की हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में ये बताते चलेंगे कि अभी और लोग भी जुड़ रहे हैं तो हम लोग बैनर जो है उसको लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स को बताना चाहेंगे कि हम लोगों के केंद्रीय कार्यालय के जो प्रभारी हैं डॉक्टर नरेंद्र टटेसर, वो पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं, लघु उद्यमी हैं और दिव्यांग हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो बड़े सबल हैं। और आरजेएस में 2017 में एंट्री हुई थी उनकी, 2017 स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में, और ये 2021 आ गया। तो ये 4-5 साल जो है वो 2017 के शुरू में ही जुड़ गए थे, लेकिन कार्यक्रम में आए थे 2017 में, अगस्त महीने का जो स्वतंत्रता दिवस जय हिंद जय भारत जब हम लोग का होता है उस कार्यक्रम में वो तशरीफ़ लेकर आए थे। आज उनके जन्मदिन को टीम आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया की तरफ से उनको धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही आरजेएस के लिए सक्रिय रहे हैं और कार्यक्रमों के आधार पर जो कहा जा सकता है, आप भी समझ सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो, कार्यक्रमों के आधार पे, क्योंकि ये देखिए एनडीएमसी का सबसे पहले फ़ोटो है जिसमें एमएस बिट्टा साहब हैं, जिंदा शहीद, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा साहब, अमित आज़ाद जी हैं और 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर डॉक्टर ए के झिंगन, डायबिटोलॉजिस्ट दिल्ली में, और मैं दिख रहा हूँ। और ये अवार्ड इन्हें दिया गया था एनडीएमसी, जो कि बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ प्रोजेक्टर के साथ आरजेएस के कार्यक्रम हुए थे और यहाँ पर 24 जुलाई को सकारात्मक भारत दिवस 2019 में मनाया गया था दरियागंज में, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में। ये आरजेएस के गेस्ट बैठे हुए हैं पीछे, और थपलियाल जी भी हैं और अमित आज़ाद जी हैं और पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद दीवान सिंह जी हैं, दीवान सिंह जी पीछे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सोमन कोले जी हैं, मैं हूँ और नरेंद्र टटेसर जी और बाकी और तमाम लोग हैं। तो ये कार्यक्रम हो गया, ये उस वहीं का कार्यक्रम है सकारात्मक भारत दिवस का, ये भी सकारात्मक भारत दिवस का। और ये है जब राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम सुशील मुनि आश्रम लाजपत नगर दिल्ली का है। ये इसके साथ अगर इधर आएँ तो ये चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी ने बैठक कराई थी, उसमें भी आप उपस्थित थे और वहाँ पे दिवाली मिलन भी किया गया था और वहाँ पे गिफ्ट वगैरह जो है वो प्रदान किया जा रहा है मैगज़ीन के साथ। और ये अवार्ड दिया जा रहा है राष्ट्रीय आरजेएस स्टार का, ये स्टार आरजेएस स्टार का अवार्ड है और यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है आरजेएस राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय आरजेएस स्टार, जो कि 7 बैठकें इन्होंने किए थे। और ये प्रगति मैदान में फिर उनको बुलाया गया था, प्रगति मैदान में इवेंट था, हम लोग स्वैच्छिक समर्थन किए थे तो उसमें बुलाया गया था। वहाँ पे डोगरा साहब दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ, एक मनोज टंडन जी पत्रकार है और लोग भी तमाम, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, आरजेएस फैमिली के 8-10 लोग और थे, फ़ोटो में नहीं दिख रहे हैं। और ये चौधरी इंदिरा सिंह सैनी साहब के पास का फ़ोटोग्राफ्स है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरजेएस फैमिली में बड़े पुराने लोग और आज तक लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आरजेएस चरैबेती है, इसमें जो लोग आ रहे हैं और अपना काम करते हुए देश के लिए काम करना चाहिए, तो उसी का ये प्रतिफल होता है कि लोग एक्टिव होते हैं और आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये होते हैं, तत्पर होते हैं। जैसे विकास झा जी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। विकास झा जी आप वो कीजिएगा ज्वाइन करने के लिए, आज आपसे बातचीत की जाएगी। मेरे ख्याल से हरिद्वार के पत्रकार विकास झा जी हैं। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जय हिंद, और सुरजीत सिंह दीदेवार जी जय हिंद, और जी विकास झा जी हैं। तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम बातें आप लोगों से करने के लिए ही उपस्थित हैं। प्रेम प्रभा झा जी भी जुड़ी हुई हैं। तो लेडीज़ फर्स्ट, प्रेम प्रभा झा जी हम आपको ऐड कर रहे हैं। प्रेम प्रभा झा, राष्ट्र प्रथम और महिला प्रथम, और
कनेक्टिंग हो जाएगा। आज आपको जानकारी बैनर का लॉन्च तो है ही, और इसके साथ साथ ओलंपिक की भी जानकारी देंगे। आज बहुत ही खुशी का माहौल है, खुशियों को मनाना चाहिए। पूरा देश एक सूत्र में बंध जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि 41 साल के बाद हॉकी में कोई मेडल मिला है, तो हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं। जिन्हें मेडल नहीं मिला है उन खिलाड़ियों को भी बधाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है। भारत के लिए पूरी ताकत लगाया है लोगों ने। कुछ हो जाता है, खेल है, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन हम जो खिलाड़ी हैं, अच्छा सरकार ने भी उन पर ध्यान दिया है। वैसे सरकारों को चाहिए कि जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं उस पर तवज्जो सरकार और समाज, ये दोनों जब मिल जाएंगे तब जाकर हमें ज्यादा से ज्यादा, हम लोग ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा देश है, इतने करोड़ों लोग हैं, लेकिन देखिए आंसर नहीं आया प्रेम प्रभा जी का। और विकास झा जी आपको ऐड कर रहा हूं। विकास झा जी आप देखिए कनेक्टिंग में अगर आ जाए, हालांकि वो आप लोगों की तरफ से आएगा तो जल्दी कनेक्ट आप हो जाएंगे। तब तक हम ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने बधाई दिया है। सकारात्मक के सक्रिय युवा योद्धा, जी हाँ सक्रिय हैं बिल्कुल। टटेसर जी बधाई, आरजे सकारात्मक भारत सूचना। देखिए पटना से टटेसर जी अभी जुड़े नहीं हैं और मे भी कि जुड़ जाएंगे, लेकिन उनको पटना से जो सूचना केंद्र के प्रभारी हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आरजे राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता, और वो बधाई दे रहे हैं। तो ये है। तो विकास झा जी आपको ऐड कर रहे हैं। तब तक आज नहीं हो पा रहे हैं आप। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की पुण्यतिथि है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में जो है वो जानकारी से कुछ शुरुआत करते हैं, फिर आप लोगों को ऐड करेंगे और फिर बैनर। आप लोग बने रहिएगा ताकि आप लोगों के साथ जो है बैनर, कुछ जानकारी देने के बाद बैनर को लॉन्च किया जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पुण्यतिथि है सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब का। तो आप जानते हैं कि हम लोग ऐसे महापुरुषों को याद करते चलते हैं। इन पे कई लोगों पे तो अवार्ड भी घोषित हैं। भारत ऋषि मुनियों का देश है, मनीषियों का देश है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब 6 अगस्त 1925 को निधन हुआ था और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं। सर की भी उपाधि मिली थी उस समय, ये बड़ी उपाधि, अंग्रेजों का समय था, माहौल ऐसा ही था। और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के नस्लवाद का विरोध किया था। एक जैसा लक्ष्य और उद्देश्य होने की वजह से साल 1886 में आईएनए का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कर दिया गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है सिविल परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन नस्लवाद की वजह से उन्हें काम नहीं करने दिया गया। ये देखिए, ये इतिहास, इस तरह का अंग्रेजों का इतिहास जो है यहाँ पर जो है दूषित हो जाता है कि नस्लवाद के चलते उन्हें काम नहीं करने दिया। इसीलिए हमारे जितने भी लोग हैं जो पद पे बैठे हुए हैं, अपने इतिहास को बना के रखें, क्योंकि इतिहास किसी को माफ नहीं करता, फोटोग्राफ्स किसी को माफ नहीं करता, और जो जुबान निकलती है ये भी किसी को माफ नहीं करती है। इसलिए सकारात्मकता की शक्ति को जो भी बैठे हुए हैं, जैसे अंग्रेज थे उस समय, और नस्लवाद के चलते सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब को सिविल परीक्षा, उस समय आईसीएस कहा जाता, इंडियन सिविल सर्विस, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अब हो गया आईएएस, अब वो उसका नाम बदल गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आईसीएस पास करने के बाद भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को काम नहीं करने दिया गया। ये इल्जाम जो है इतिहास का एक पार्ट बन गया। वहां पर एक बहुत नकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं। इसलिए इतिहास हर आदमी का बनता है, चाहे वो पब्लिक डोमेन में जाए या न जाए। तो इसलिए हमें अच्छे काम, सकारात्मक कार्य और सकारात्मक प्रयास, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसी के लिए 6 साल से आरजेएस जो है चरैवेती सकारात्मक भारत आंदोलन चला रहा है। तो अब आइए आपको हम सुरजीत सिंह दीदेवार जी से एक बार रूबरू होते हैं।
एडिंग चल रहा है, कनेक्टिंग अगर हो जाएगा तब तक बातचीत करेंगे हम लोग, और तब तक ओलंपिक की बातचीत कर लेते हैं। और द्विदेवार जी जुड़ते हैं तो हम लोग। जय हिंद सर। जय हिंद। आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद जी। आज आपकी भी नजर ओलंपिक पे पड़ी होगी। वैसे हम बता दें कि ओलंपिक में भारत का बहुत ही अच्छा धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, और 2 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज जो है 3 आ गए हैं, यानी टोटल 5 आ गए हैं। आज हॉकी में तो पुरुषों की हॉकी टीम ने कमाल किया है, महिलाओं से भी आशा है, कुश्ती में भी हम आगे आ रहे हैं, और 5 मेडल भारत के खाते में आ गए हैं। लेकिन इसके साथ बता दें कि चाइना के खाते में 73 मेडल है, अमेरिका के खाते में 89 मेडल है, 89, और जापान के खाते में 44, ऑस्ट्रेलिया के खाते में 40, और इंडिया के खाते में 5 हैं। एक तो ये पक्ष भी है कि आत्मावलोकन करना चाहिए, लेकिन ये भी कि हम हॉकी में जो ध्यानचंद का युग था, स्वर्ण युग था, और विश्व चैंपियन भारत होता था, बाद में फिर जो है 41 साल लग गए एक मेडल लेने में हॉकी में, ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी कि मतलब हमारे यहाँ 135 करोड़ का है, 38 करोड़ का है, लेकिन आखिर क्या करने की जरूरत है जिसके चलते जो है, और इसमें पॉजिटिविटी का कितना बड़ा रोल हो सकता है। दिदेवार जी, आपसे जो है यहीं से सवाल शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जुड़ना, समय देना फ्रूटफुल होना चाहिए। कुछ मार्गदर्शन दीजिए। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हॉकी में 41 साल के बाद वो मेडल मिला है, और महिलाओं ने सबसे ज्यादा मेडल दिलाया है। आपने देखा होगा कि महिलाओं से ही ये शुरुआत हुई। मीराबाई चानू जी ने पहला मेडल लिया था। उस दिन हम लोगों का 24 जुलाई का दिन था, उस दिन हम लोग राष्ट्रीय वेबिनार में थे, और उसी समय ये जानकारी दी गई थी। तो बड़ा गर्व हुआ था अपनी महिलाओं पर कि मतलब अपनी बहनें जो हैं वो देश को सबसे पहला मेडल दिलाने वाली कोई बहन थी। मैं सबसे पहले तो पूरे भारत को हॉकी के उस मेडल में जो 41 साल बाद हमारी एंट्री हुई है मेडल लेने में, सबको मुबारकबाद देता हूं। और अभी आपने हॉकी के लिए कहा, ध्यानचंद जी का नाम दिया, आप उनका नाम, उसके बाद दूसरा ध्यानचंद क्यों नहीं बन पाया? मिल्खा सिंह के बाद दूसरा मिल्खा सिंह क्यों नहीं बन पाया? आज तीरंदाजी के अंदर भी महिला जो है आगे बढ़ी। तो हम अगर बेसिक पूछेंगे तो सब ने अपने अंदर दृढ़ संकल्प लिया था कि मुझे इसी रास्ते चढ़ना है, अर्थात वो स्वयं के स्वामी बन गए थे। कितनी भी अड़चने आई, उन्होंने उन अड़चनों का सामना करा, और सभी अड़चने उनसे हट गई और सहयोगी बन गई इस अड़चने, और वहां तक पहुंचे। हमारे भीतर ना 41 साल या कुछ और आने में कमी सिर्फ ये है कि हमारे दीदे दूसरे का दीदार करने में लगे हुए हैं, हम स्वयं का दीदार नहीं कर रहे। मेरे में जो क्षमता है मैं उसको घर से निकालूं, अपने भीतर से निकालूं। सहयोग प्रकृति भी देगी और सरकार भी देगी और लोग भी देंगे। ऐसा मैं जब तक दृढ़ संकल्प नहीं कर पाऊंगा तो मैं किसी भी खेल में अपने बलबूते पे नहीं चल सकता। मुझे प्रथम स्थान चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे मिले या ना मिले, मगर मैं प्रथम स्थान तक पहुंचने की संकल्प कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से कोई ना कोई, जो मैं ओलंपिक में खेलने गया हूं, चाहे मैं हार गया हूं और मुझे कोई मेडल नहीं मिला, क्या ओलंपिक में जाना और वहां खेलना वो कम था? आपने अभी कहा कि वो भी मुबारकबाद है, उनका भी प्रोत्साहन करना है। हमारे में ये कमी है कि जो हार जाता है हम उनको प्रोत्साहित नहीं करते, और जो जीत जाता है पूरा देश ही उन्हें देते हैं। जो वहां खेलने गए हैं उनके अंदर इतना प्रोसेस करें कि आज वो नहीं जीता, अगली बार जीत पाए। हमारे अंदर ये नकारात्मक जो है सरकार की तरफ से भी है और हमारे ऊपर सभी के पास है। हमें सकारात्मक लेना है कि जो हार भी जाए तो उसका भी प्रोत्साहन करें कि अगली बार हम जीतेगा, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो आज अगर 5 या 10 लेंगे, अगली बार हम ऊपर की 3 तालिका के अंदर जरूर आए, ऐसा उद्देश्य बनाए, और पहली तालिका में भी हम आने में कुछ समय में हो जाएंगे। 130-135 करोड़ जनता के अंदर हम अगर 5 ही ले पाए तो ये कोई उपलब्धि नहीं है।
उपलब्धि जो है हमारी कम से कम 0 आगे लग जाए, 50 तो होने चाहिए थे। वो ना होने का कारण सिर्फ एक है कि हम सभी अभी खेल के ऊपर नहीं रुझे हैं, हम अपनी रोजी रोटी में ही उलझे हुए हैं और राजनीति में बातें करती हैं और बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ करते हैं, दूसरे की निंदा करने में, चुगली करने में। हम अपने घर में जो बच्चा खेलने भी जाए तो उसे घर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भी परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा है, वो परिवार अगर नहीं उसको सहयोग दे सकता तो वो स्कूल में, समाज में उनको कहे जी कि मेरे अपने गली मोहल्ले के अभी बच्चे से ये कंपटीशन करे, ऐसे ऐसे करेंगे। और याद रखिएगा कि जितने मैंने अभी नाम लिए हैं और अनेकों नाम मिलेंगे, कोई एक आध नाम जो है वो जिसको पैसे की वजह से जीता है, पर ज्यादातर अपने भीतर की ऊर्जा को उजागर करके रहा है। चाहे हमारे फौज के अंदर महिला गई हैं या हमने कहीं पे भी करा, जो भी LOC के अंदर भी हमारा जो फौजी लड़ता है तो वो भीतर की स्पिरिट से लड़ता है। फौजी तो सारे होते हैं, पर कुछ को ही अवार्ड मिलते हैं क्योंकि वो अवार्ड के पीछे जो उनकी भीतर की भावना है वो जागृत होती है। अर्थात उस समय जो मेरा स्वामित्व मुझे कहता है, मेरा स्वामित्व जहां जहां जागेगा मैं निश्चित रूप से कामयाब होऊंगा। और बाहर के देशों में स्वामित्व जागा हुआ है, उसको देश भी सपोर्ट करता है, समाज भी सपोर्ट करता है और उनके फैसिलिटी भी सपोर्ट करती है। हमारे राजनेताओं को और सरकार को इस पे देना पड़ेगा। सरकार मीडिया के थ्रू करे, थोड़ा सा कहे, और लोग तो सहयोग देने के लिए तैयार है क्योंकि हमें लीडर की कमी है। हमारे यहाँ पर खेल के ऊपर सरकारों की तरफ से बातें हो रही हैं और उनके नहीं, और जो जीत के आ रहे हैं उसके बाद उन्हें इतना नजरअंदाज कर जाता है कि उन्हें रोजी रोटी के लिए मुश्किल पड़ रहा है। अगर हम ये कह दें कि तुम जीते हो तो तुम्हारी रोजी रोटी का हम सरकार जो है पेंशन के रूप में तुम्हें देगी, अगर ऐसा करेंगे तो लोगों में खेल पाएंगे। हमारी समस्या का समाधान जो है कि हमें उसमें क्या क्या कमी है उसको दूर करना है। सिर्फ हम 4 दिन इनको प्रेस करके मीडिया में करके ताड़ियां बजा के इनको भूल जाएं, ये हमारी कमजोरी है। जब तक हम इनको अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करें, ये 5 से 50 बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। निश्चित रूप से ये 2021 का है, 2025 में हम लेके आएंगे, ला सकते हैं 135 करोड़ जनता जो विदेशों में जाके साइंटिस्ट बन सकती है। हम बड़े से बड़ा जो है मंगल ग्रह के अंदर कम से कम पैसे में जा सकते हैं, तो इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। सिर्फ हमारे को सामाजिक सोच चाहिए। और मैं निश्चित रूप से हर उस खिलाड़ी का आगमन करता हूं और अपनी तरफ से ये कहता हूं कि आप RJS के जुड़िए। RJS का परिवार आपको सहयोग देगा, आपको ऐसे ही देगा, खाली फाइनेंशियली भी देगा और पद भी देगा, और दूसरी कहीं में भी है कैसे भी करेगा। हम हर खिलाड़ी को सहयोग देने के लिए है क्योंकि हमारे इसमें एक खिलाड़ी आगे जाता है तो 135-40 करोड़ का सीना चौड़ा होता है। अगर एक खिलाड़ी की वजह से मेरा सीना चौड़ा हो रहा है तो मैं उसे सहयोग नहीं दे रहा, तो ये मेरी नकारात्मक है। मेरा सहयोग देना मेरा दायित्व है और मेरा सभी का दायित्व बने तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 5 से 50 तक पहुंचेंगे। उसके बावजूद भी जो खिलाड़ी जीते हैं वो तो प्रशंसा के योग्य हैं, पर जो खेलने गए हैं वो भी प्रशंसा के योग्य हैं। दीदेवार और RJS मिलकर उनको भी किसी प्रकार से कोई नहीं कहता कुछ, कोई बात नहीं। हार जीतने वालों को पहनाया जाता है, मगर हार उसको नाम इसलिए दिया गया है कि अगर तू नहीं आएगा तो तू भी हार सकता है। अपनी जीत तूने ली है, इसलिए तेरे को किसी को तूने हराया, इसलिए तेरे को जो हारा है। और हारने वाला कंपटीटर है, सहयोगी है। अगर कोई हारे नहीं तो जीत नहीं सकता, इसलिए बराबर का कंपटीशन था। हमारी हार में भी जीत है क्योंकि हमने मुकाबला डट के करा है, निश्चित रूप से करा है। खेल को खेल ही रहे, इसमें अपना किसी प्रकार का अहंकार या अपनी वो नहीं करें, खेल को खेल ही रहने दे। खेल में हार जीत होती रहती है और खेल ही जीवन भी खेल है और ये भी खेल है। ऐसा लेंगे तो राष्ट्र में भी खेल के रूप में लेंगे। हमने खेलों में राष्ट्र में भी अपने प्रतिद्वंदी बना लिए, इसको हमें सुधारना होगा। सकारात्मक विचार ही रखने होंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति के अंदर हमने बीजारोपण डाल दिया, RJS मिलकर, दीदेवार ने और जितने सहयोगी मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अगले ओलंपिक के अंदर हमारे भी कोशिश होगी और दूसरों की कोशिश से निश्चित रूप से 5 से 7 या 10 से हम 50 से ऊपर लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे। ऐसा मुझे अपना विश्वास है और हम सब सहयोग देंगे तो इससे आगे भी जा सकेंगे। एक बार फिर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। दीदेवार जी आप बने रहिएगा, तब तक हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, उसमें से कोई आप टिप्पणी आप करेंगे। जैसे कि खेल भावना, वहां पर 2 विदेशी खिलाड़ी थे और टाई हो गया था उन लोगों का गोल्ड मेडल के लिए। तो एक के पैर में चोट लग गई थी। ये चीजें काफी वायरल भी हुई थी, शायद आपके पास भी आई होंगी। तो एक खिलाड़ी को चोट लग गई तो वो फाइट नहीं कर पाता, तो उसको सिल्वर मेडल मिलता। तो लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने भी
पूछा, कोच वो जो वहां पर जूरी थी उनसे पूछा कि क्या ये मेडल हम दोनों के बीच में बंट सकता है, क्योंकि वो चोट लगने की वजह से तो हार ही जाता वो। तो उस खिलाड़ी ने, और यहाँ पे नस्लवाद को भी खत्म किया गया। गोरा एक खिलाड़ी था, जी, तो जो गोरा खिलाड़ी था उसको जवाब मिला कि हाँ आप शेयर कर सकते हैं। तो उसने अपने गोल्ड मेडल में से एक तरह से उसने दूसरे खिलाड़ी को भी गोल्ड मेडल विजेता बना दिया। तो ये खेल भावना दिखाई गई। और आज खुशी का दिन है कि हॉकी में और रवि कुमार दहिया ने पक्का कर लिया है सिल्वर मेडल, लेकिन गोल्ड मेडल के लिए वो फाइट अभी करेंगे। अभी भिड़ रहे हैं। ये खबर 7:30 बजे की है। रवि कुमार दहिया जी, जिनको कि हरियाणा सरकार ने भी कुछ आर्थिक घोषणा की है, और दीदेवार जी ने जो कहा कि आर्थिक घोषणा एक जीते हुए को तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो उसमें भाग ले रहे हैं ताकि अगली बार वो और कोशिश करें, तो हम लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं, वहां तक सरकारों तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि जो खिलाड़ी हार भी जाते हैं लेकिन अगली तैयारी करने के लिए उनको भी कुछ राशि जो है सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। तो रवि कुमार दहिया जी, उम्मीद भारत कर रहा है गोल्ड के लिए, और उन्होंने कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंचते ही मेडल पक्का कर लिया है। आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा है, और पुरुष हॉकी टीम ने जहां ब्रॉन्ज मेडल जीत इतिहास रचा, तो इस तरह से ये बातें हो रही हैं, सब जगह से बधाइयां आ रही हैं और आनी भी चाहिए। तो रवि कुमार दहिया जी जो हैं वो गोल्ड मेडल के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को ऐड करते हैं। सुरजीत सिंह दीदेवार जी का नेटवर्क चला गया है। भारत न्यूज सलमानी जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। कुमार राजाराम जी, आपका धन्यवाद। आप लोग टिप्पणी कीजिए, आप लोग यहाँ पर कुछ बातें जो हो रही हैं उस पर अपने विचार प्रकट किया कीजिए, और भारत में ज्यादा से ज्यादा मेडल आए इसके लिए मनोबल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब तक ओम झुनझुनवाला जी हो गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना से जुड़े हैं, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं वंदे मातरम, बताइए। आज सकारात्मक सूचना केंद्र ने आज क्या काम किया है। सबसे पहले सुबह उन्होंने सबने एक मत से स्वीकार किया कि दीदेवार जी का जो मुहिम चल रही है स्वयं का सकारात्मक बनने की, उसको हम लोग किस तरह से करें। इस प्रसंग में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम संकल्प लेते हैं कि हमारा गुरु हमारी आत्मा होगी जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमय और सर्वचेतन है। और उसी के साथ हमने यह संकल्प लिया कि हमारा मन, हमारा प्रज्ञा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार जो करण हमारे हैं, साधन हैं ज्ञान प्राप्ति के, सकारात्मकता को प्रदर्शन करने के, उनको हम शिष्य के रूप में अपनी आत्मा से के शिष्य बनकर काम करेंगे। इस काम का समीक्षा की गई शाम को, तो ये एक प्रभावशाली कदम सामने में सबको ने अनुभव किया है। वाला जी, अभी आपने दीदेवार जी की बात की है, तो दीदेवार जी के सामने मुझे स्क्रीन पे आपको भी शायद दिख रहा होगा,
इसमें लिखा हुआ है शेयरर, शेयरर लिखा हुआ है, इसका मतलब बताएंगे ओम प्रकाश जी? आपके भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सुरजीत सिंह के नाम के ऊपर शेयरर लिखा हुआ है, बाकी और किसी के नाम के उस पे नहीं लिखा हुआ है। तो कुछ बताएंगे आप, आपको दिख रहा है? हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। सुरजीत सिंह जी के नाम के ऊपर शेयरर लिख रहा है, शेयरर, शेयरर जानते हैं ना? सुरजीत सिंह जी ने इस वीडियो नाम को, है, नाम के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ सुरजीत सिंह जी। नाम के ऊपर, नाम के ऊपर तो मैं बता देता हूं, शेयरर तभी आता है ओम प्रकाश जी जब आप इस फेसबुक लाइव को शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि सुरजीत सिंह जी ने इस जो फेसबुक लाइव हो रहा है इसको शेयर कर दिया। आपके पास शेयर का बटन होगा और वहां से ये शेयर जब करते हैं आप तो आपके ऊपर शेयरर का टैग लग जाता है। जी, अब ये बताएं कि 14 अगस्त की क्या तैयारी चल रही है और फेसबुक लाइव में पटना केंद्र से कितने लोग जुड़े हुए हैं? फेसबुक लाइव में पटना केंद्र से अधिक लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। नेट का प्रॉब्लम है। अभी हमारे संतोष बहन जी और प्रेम प्रभा जहाँ जुड़ी हुई है, लेकिन उनके पास हर मिनट पर आवाज आपकी जाती है, बंद होती है। उन लोग देख रहे हैं, ये उनके लोकल नेट का प्रॉब्लम है। आपकी फेस हम लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास भी कभी कभी आवाज बंद हो जाती है, लेकिन आपका फेस अगर नेट की जो प्रॉब्लम है, अगर वाईफाई है तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वाईफाई जब आप एरोप्लेन मोड में करेंगे तो आपका वाईफाई जो है वो बंद हो जाएगा, फिर दोबारा उसको स्टार्ट कर लेना होता है। तो एरोप्लेन मोड में करके आप बेहतर नेटवर्क पर जुड़ सकते हैं। अच्छा, एरोप्लेन मोड में जाकर अगेन वाईफाई ज्वाइन करना होगा। हाँ, जब एरोप्लेन मोड क्लिक करेंगे तो आपका जो वाईफाई है वो ऑफ हो जाएगा, तो दोबारा उसको करेंगे तो हो जाएगा वाईफाई। ये वाईफाई वालों के लिए सुविधा है। प्रेम प्रभा जी को एक बार फिर से हम ऐड कर रहे हैं और तब तक जानकारी देते चले। हिरोशिमा दिवस है 6 अगस्त। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया था और इस बम के प्रभाव से 13 वर्ग किलोमीटर में तबाही मच गई थी। हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से 1,40,000 लोग एक झटके में ही मारे गए थे। यह है परमाणु बम का खतरा, यूरेनियम बम उसे कहा गया, और 1,40,000 लोग एक झटके में मारे गए थे। और ये सब सैनिक नहीं थे, निर्दोष लोग थे, अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां थी। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग उस यूरेनियम बम के दुष्प्रभाव हुए, विकिरण के प्रभाव के चलते मरते रहे। अमेरिका इतने पर ही नहीं रुका, उसे एक अन्य प्रकार के बम के प्रभावों को अभी और आजमाना था। इसलिए इस अमानवीय विनाश के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को फैटमैन नामक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया, जिसमें अनुमानित 74,000 लोग विस्फोट व गर्मी के कारण मारे गए। इनमें से अधिकांश निरीह नागरिक थे। यही है विश्व युद्ध का खतरा, विश्व पैमाने पर नकारात्मकता के चलते यहाँ पे जो है कि आजमाया गया, अपना बम को आजमाने के लिए इतने लोगों को नष्ट कर दिया गया। ये इतिहास में कलंक की तरह जो है दर्ज होता है। ये विश्व के जो बंधुत्व की भावना है उसको तार तार करता है। इसलिए सकारात्मक भारत और सकारात्मक विश्व की जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए भारत का नाम जो है लिया जाता है कि भारत ने ही विश्व को परिवार मानने के लिए, और आरजेएस उसी आदर्शों को मान रहा है, उसी आदर्श को, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, विश्व एक घर, ये आरजेएस इस लाइन पे चल रहा है। तो 6 अगस्त जो है
हिरोशिमा दिवस कहा जाता है। हिरोशिमा को लेकर जिस तरह से अमेरिका ने जापान को नष्ट किया था, 3.5 लाख की आबादी पर असर पड़ा था और 1,40,000 लोग एक झटके में मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लेकिन जापान की देशभक्ति देखिए कि जापान फिर विश्व की महाशक्ति बन के उभर गया। वो जापान के लोगों की सकारात्मकता थी देश के प्रति। देश के प्रति राष्ट्र प्रथम हम लोग इसीलिए करते हैं, देश के प्रति जो है हम लोग जागरूक हैं, हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। और 6 अगस्त जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और 35A का समापन और नए केंद्र शासित राज्य लद्दाख के गठन के लिए भी 6 अगस्त को जाना जाता है। आज के दिन टेस्ट ट्यूब बेबी को भी आज ये किया गया था। मैं दीप माथुर जी को एक बार ऐड कर रहा हूं। दीप माथुर जी, आपके पास एडिंग चल रहा है, कनेक्शन मिलते ही बातचीत होगी। तो सृष्टि का सृजन अपने आप में एक अजूबा है और बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन इंसान ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे के जन्म की प्रणाली का विकास कर इस करिश्मे में एक और कड़ी जोड़ दी और भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बच्चे का जन्म 1986 में 6 अगस्त के दिन हुआ था। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी दिवस आप कह सकते हैं कि 1986 में 6 अगस्त को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया था। तो आज टेस्ट ट्यूब बेबी दिवस के रूप में भी आप कह सकते हैं। कार्टूनिस्ट प्राण शर्मा जी की पुण्यतिथि है। चाचा चौधरी आपने देखा होगा कार्टून में, और प्राण के नाम से ज्यादातर वो छपते थे वैसे। और भारतीय कॉमिक जगत के सबसे सफल और लोकप्रिय कार्टूनिस्ट प्राण ने 1960 से कार्टून बनाने की शुरुआत की। प्राण को सबसे ज्यादा लोकप्रिय उनके पात्र चाचा चौधरी और साबू ने बनाया। उनको चाचा चौधरी और साबू ने ही प्राण को प्राण बनाया। उनके नाम को प्राण की सबसे ज्यादा ये कैरेक्टर फेमस हुए थे। सर्वप्रथम लोटपोट के जरिए उनके ये कार्टून पात्र बेहद लोकप्रिय हुए और आगे चलकर प्राण ने चाचा चौधरी और साबू को केंद्र में रखकर स्वतंत्र कॉमिक पत्रिकाएं प्रकाशित की। और उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र मिलाप से कार्टून बनाने की शुरुआत की थी। 6 अगस्त 2014 को कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा जी का कैंसर से निधन हो गया था। तो आज पुण्यतिथि है प्राण शर्मा जी का, और उन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्राण शर्मा जी को। उनके बनाए कार्टून से आपको रूबरू कराते हैं। आपको याद आ जाएगा, बचपन में आपने कॉमिक्स पढ़ा होगा तो ये इस तरह के चाचा चौधरी कॉमिक पात्र का कार्टून रचने वाले प्राण द्वारा रचित कॉमिक पात्र चाचा चौधरी, इस तरह के जो कैरेक्टर थे वो गांव-गांव तक जो है बच्चों की पसंद बनते थे। बड़े भी बड़े चाव से इसको पढ़ा करते थे। अब ज्यादा ना देर करते हुए हम आप सभी के बीच उस बैनर को लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि 14 अगस्त को वेबिनार का है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरजेएस का राष्ट्रीय वेबिनार होने जा रहा है और ये आप सबों को समर्पित है। बहुत ही खूबसूरत बैनर है, डिजिटल बैनर है। बाकी ये ग्रुप में आपको जस्ट मिल जाएगा। अब इसे पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 2021। ग्रेट मेन ऑफ इंडिया एंड एंसेस्टर्स ऑफ आरजेएस फैमिली। क्योंकि आप जानते हैं कि एंसेस्टर्स जो हैं आरजेएस फैमिली में लगभग 40 से ज्यादा हैं जिनकी स्मृति में महापुरुषों का ग्रेट मेन ऑफ इंडिया के नाम पे अवार्ड घोषित किया गया है।
और उन पे ऑडियो वीडियो जो है आपको जल्द मिलने वाली है, वो सुनेंगे, आप लोग भेज रहे हैं। 14 अगस्त को नेशनल वेबिनार में मुख्य अतिथि पद्मश्री मिस्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी को बनाया गया है, जो कि फाउंडर भी हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल, शहीद भगत सिंह सेवा दल के हैं। और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिस्टर ऋषि कुमार शर्मा जी, डिप्टी सेक्रेटरी हिंदी एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। कीनोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे मिस्टर बिजोन मिश्रा, जो कि फाउंडर हैं कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन। और कल्चरल प्रोग्राम को रखा गया है इस बार, हम वैसे फिजिकल होता है तो कल्चरल प्रोग्राम तो होते ही होते हैं, क्विज भी होता है। ये कार्यक्रम हम लोग कल्चरल भी कर रहे हैं, क्विज भी कर रहे हैं, जो लगातार हम लोग कार्यक्रमों में करते हैं। जब बड़े पैमाने पे 400 के लगभग लोग आते हैं, अपने फैमिली के साथ आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। मोहित खन्ना जो आरजेएस स्टार हैं, सभी आरजेएस स्टार को आमंत्रित किया गया है। ताल ग्रुप के फाउंडर हैं मोहित खन्ना, काफी साल से 2016-17 से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं मोहित खन्ना जी। और रितेश कुमार मिश्रा जी लगभग ये भी कुछ सालों से जुड़े हुए हैं, ये भी आरजेएस स्टार सिंगर हैं। ऋतु कपिल टेकरा जी, ये हिमाचल प्रदेश की हैं बहन, ये सिंगर हैं और टीचर भी हैं, म्यूजिक टीचर। और ऋतु कपिल टेकरा जी, इनकी गायकी को, इनके गीत संगीत को हम लोग उस दिन सुनेंगे। और कार्यक्रम का आकर्षण जो है वो ये भी रखा गया है, क्विज और Q&A, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर भी होंगे, जिसमें आपको सुरजीत सिंह दिदेवार जी जवाब देंगे आपकी शंकाओं का, समस्याओं का सरल समाधान प्रैक्टिकल प्रस्तुत करेंगे। और पार्थसारथी थपलियाल साहब क्विज को कंडक्ट करेंगे, संचालन करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर, रेडियो ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हैं। और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम होने की उम्मीद है। स्वयं का स्वामी इस कार्यक्रम या आगे आरजेएस के कार्यक्रम की आत्मा होगी, स्वयं का स्वामी। इसीलिए पॉजिटिव स्पीकर की कल्पना की गई है। जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो इंटरेस्ट लेंगे, जो लोग अपनी ऑडियो वीडियो भेजेंगे, उन लोगों को पॉजिटिव स्पीकर का खिताब दिया जाएगा। और क्विज में जो लोग जवाब दे देंगे, जो विजेता होंगे, प्रश्नोत्तरी के जो विजेता होंगे, उन लोगों को हम लोग प्रमाण पत्र, सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। और ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो 6 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन, आरजेएस के बारे में आप जानते हैं। यहां पर कई बार आपने देखा होगा आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएसके, ये 6 साल पहले से सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआत इन दोनों संस्थाओं ने किया है। तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, टीजेएपीएस, केबीएसके, गुंटेगेरी, धनियाखली, हुगली, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके सचिव हैं मिस्टर सोमेन कोले। और ये कार्यक्रम 6 साल से 24 जुलाई को पूरा हुआ, 7वें साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। सकारात्मक भारत दिवस भी हम लोगों ने मनाया था। और हर कार्यक्रम में सोमेन कोले जी उपस्थित होते हैं, जब फिजिकल वगैरह होता है उस कार्यक्रम में वो आते हैं। तो इस तरह से ये बैनर जो है लॉन्च हो गया है। अब सवाल है कि पॉजिटिव स्पीकर के लिए ओपन फॉर ऑल है, हर कोई बन सकता है, लेकिन ऑडियो और वीडियो भेजना है। इसमें आपको आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जो भेंट करता है उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। और वो लोग अपने अवार्ड जिन पे घोषित किया है, जिनकी स्मृति में अपने एंसेस्टर्स को, उनके बारे में बोलेंगे और अपने बारे में बोलेंगे। और महापुरुष जो उनकी पसंद के हैं, जिन पर अवार्ड घोषित है जिनके नाम पे, उनके बारे में वो बोलेंगे। तो इसकी तैयारी इसलिए की जा रही है जोरदार, क्योंकि यही है राष्ट्र प्रथम, यही राष्ट्र प्रथम है। तो आपको ये मिलवाते हैं पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। ये पद्मश्री का उनका है, जितेंद्र सिंह शंटी जी का। और उसके बाद जितेंद्र सिंह शंटी जी है, गेस्ट ऑफ ऑनर में हैं, जिन्हें कि उप सचिव हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार बनाया गया है। ये जीत राम भट्ट साहब सेक्रेटरी हैं हिंदी एकेडमी के, और ये
स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरी टीम है जो उस दिन आपसे रूबरू होगी। सुरजीत सिंह दिदेवार जी, प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी, पारसारथी थपलियाल जी, दीप माथुर जी, सोमेन कोले जी, उदय मन्ना। 14 अगस्त के वेबिनार में ये सारे लोग उपस्थित होंगे। इसके अलावा जो गायक हैं, आप मिलिए मोहित खन्ना जी से। मोहित खन्ना जी आरजेएस स्टार, सभी आरजेएस स्टार्स को बुलाया गया है। ये रितेश मिश्रा जी और ऋतु कपिल टेकरा जी, ये सब लोग होंगे। तो इस तरह से ये बैनर जो है आज फेसबुक लाइव में लॉन्च किया गया गुरुवार को 5 अगस्त 2021 को। अब यहाँ पर सुरजीत सिंह दिदेवार जी को एक बार फिर से नेट चला गया था, अब आप जोड़ो। हाँ जी सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने अभी सुना होगा बैनर लॉन्च किया गया। इसकी मैं ताड़ी से स्वागत करता हूं। फीडबैक आ रहा है सर, आपके फीडबैक आ रहा है, लगता है ब्लूटूथ स्पीकर आपने, क्योंकि मेरी आवाज इको आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आपने वो स्पीकर लगा दिया है? अब आ रही है? जी वो ठीक। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो वो बैक इको आ रही है, तो आपने स्पीकर पे लगाया है क्या? पर मुझे सही सुनाई दे रही है आपकी आवाज। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, फिर वो इको अपने मैं बोल रहा हूँ तो आपको वापस भी सुनाई दे रही है, खत्म होगी अभी। मीता सहाय जी जुड़ गई हैं और दीप माथुर जी जुड़े हुए हैं। दीप माथुर जी आप भेजिए, आपसे बातचीत हो जाए। आज बैनर लॉन्च हुआ है, बड़ी खुशी की बात है कि आरजेएस का जो है 14 तारीख की जोरदार तैयारी चल रही है। जी बताएं सर, कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया गया, इस पर आप टिप्पणी करें। मैं आपने कार्यक्रम की जो रूपरेखा जो आप बता सकते हैं और जिस ढंग से बताई है, पिछले 6 साल से आप कर रहे हैं, वो सराहनीय है और स्पष्ट है। उसके बारे में आगे किसी को और को क्या बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती मेरे हिसाब से, कि आपने इतने सरल और एक तरतीबवार क्रम वाइज आपने बताया है। और जो भी ले रहे, और सबसे बड़ी बात आपने कही है कि कोई भी इसके अंदर भाग ले सकता है अपना ऑडियो और वीडियो भेज के, क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण है। और आप मोटिवेशनल स्पीकर बन के आइए, अर्थात आपके पास जो भी बात है वो आपके तक सीमित ना रहे। अगर दूसरे के पास जाती है तो मोटिवेशनल स्पीकर ही हो जाता है। जो आपके कामयाबी का गुण है वो दूसरों के पास, तो ये मोटिवेट ही होता है। और आपने इससे पहले 2 प्रश्न पूछे थे कि खेल के अंदर जब 2 बारी 3 बार उनको आपस में दोबारा चांस मिला तो बराबर के अंक ही उन्होंने लिए। उसके बावजूद जब उसके पांव में चोट आई तो पांव में चोट आने से वो उससे कम नहीं था। और जो आपने बोला वो अंग्रेज गोरा था और उसमें नस्ल में होते, वो जिसके अंदर स्वामित्व जाग जाएगा तो उसके अंदर स्वामित्व जागा था कि मेरा वो बराबर है तो मैं हकदार नहीं हूं। उसके स्वामित्व ने जागा, जहां स्वामित्व जाग जाएगा, स्वयं का स्वामी बन जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का वर्ग, जाति, उम्र, आयु, राष्ट्र का भेद खत्म हो जाता है। तो हमें इस बात को इस एंगल से भी देखना है कि उसने अपने अंदर उसको जागृत हुई, तभी उसने परमिशन ली है या पूछा है। अगर उसमें ये भावना जागृत नहीं होती तो पूछता भी नहीं। तो हमें अपने भीतर की भावना को 100% ईमानदारी से देखना है, और जब ऐसी भावना जागृत हो जाए तो उसे उसी समय प्रकट कर दें, क्योंकि ऐसी भावना वापस और उसको हमारे दूसरे विचारों से भी करती है। और एक बात आपने ये कही, जो हिरोशिमा की, नागासाकी की बात कही आज के दिन के अंदर अमेरिका के द्वारा जापान में, तो ये भी मानव के अंदर सबसे बड़ा गुण है कि अपनी गलती का जल्दी से जल्दी सुधार कर लेता है। जब उसे ये एहसास हो जाए कि उससे गलती हुई है। उसने परमाणु बम मानव ने बनाया, अमेरिका या जापान की बात नहीं थी, हम मानव ने ही बनाया है। और मानव ने उसका प्रशिक्षण करना था, उसके अंदर, उस प्रशिक्षण के अंदर उसका उद्देश्य गलत या सही हुआ, उसका रिजल्ट गलत आया। अनजाने के अंदर आधी से ज्यादा आबादी उस एरिया की खत्म हो गई, जान गंवा दी, और बाकी भी उस काम नहीं रही थी। मगर इससे सीख ली
कि वो जो शक्ति थी, परमाणु शक्ति थी, उसका उपयोग जो है सदुपयोग में करा, दुरुपयोग नहीं करा। आज और हम अपने घर में बैठ के वेबिनार कर रहे हैं तो ये उसी परमाणु शक्ति का ही एक नतीजा है। उसी परमाणु शक्ति का ही नतीजा है कि हम चांद में भी पहुंचे और मंगल में पहुंचे और बृहस्पति और दूसरों में पहुंच रहे हैं। अर्थात हमारा उद्देश्य जो है वो गलत, अगर रिजल्ट गलत आया तो उसमें सीखना है, रुकना नहीं है। क्या दोबारा कभी हिरोशिमा हुआ है? नहीं हुआ। तो मानव के अंदर एक गलती को अगर सुधार कर ले तो सुधार की दृष्टि से भी देखना चाहिए। सकारात्मक ये है, गलती कभी भी हो सकती है और गलती से रुककर उसको ही गलती पर पकड़ लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने उस गलती में अपने आप को, सफलता के ऊपर क्या कमी रही है, हमने आज से 50 साल पहले जब एयरक्राफ्ट बनाया तो 10 में से 3 एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हो जाते थे। तो क्या हमने एयरक्राफ्ट बनाने बंद कर दिए? नहीं। उन एयरक्राफ्ट के अंदर क्या क्या कमी थी उसको कमी देखकर सुधार करते रहे। और लाखों एयरक्राफ्ट चल रहे हैं और कितने क्रैश होते हैं, निगलिजिबल, नाम मात्र होते हैं। तो हमें हर कमजोरी का अंदर उसकी सुधार करना है। चाहे मैं परीक्षा में फेल हुआ हूँ या मैं खिलाड़ी के रूप में हारा हूँ, मैं क्यों हारा हूँ, मुझ में क्या कमी थी, मुझे दूसरे में क्या गुण था, उसके गुण देख के अपनाना है या अपनी कमी में सुधार करना है। सकारात्मक सोच ही ले जाती है। हिरोशिमा में हुआ पर उसके बाद जापान जो है कितना सुदृढ़ बना है, मगर इसका ये नहीं कि हिरोशिमा बनने का तभी सुदृढ़ होगा। हमने उससे भी प्रेरणा लेनी है। और मानव ने जितने मर्जी न्यूक्लियर बम बना दिए हैं, हर मानव जो है अपनी शक्ति का दूसरे को दबाने के लिए कर रहा है पर उपयोग नहीं कर रहा। और मैं निश्चित हूँ कि इसका उपयोग मानव अपने इतिहास के अंदर कभी नहीं करेगा क्योंकि उसने उससे सीख ले ली है। सो हमें सकारात्मक लेना है। हर चीज के अंदर, कमी के अंदर भी अच्छाई है, हमें वो गुण से गुण देखना है, ये सकारात्मक है। और दीदेवार का हमेशा नजरिया, मेरी दिशा कैसी है और मेरा दशा कैसी है, मेरी दिशा ही मेरे जीवन की दशा बनाती है। मैं स्वयं का चालक तभी बन सकता हूँ। तो दुनिया अगर एक तरफ क्या देख रही है मैं उसको देखूं या उसके अंदर क्या और कुछ था जो मेरे लिए उपयोगी है या मानव जगत के लिए उपयोगी है। हर चीज के अंदर 2 पहलू हैं, दिन है तो रात है। मानव ने रात को गलत नहीं कहा, दिन को उसारी करता रहा जब तक तो रात से घबराता रहा। जब उसने रात को अगर देखा कि ये भी मेरे लिए उपयोगी है तो आज पूरा मानव 24 घंटे 24/7 प्रकाशमान होके 24 घंटे, आज भी हम आप उसके अंदर जैसे सूरज है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो रात भी गुण वाली है। अगर रात ना होती तो मानव इतना प्रगति भी नहीं करता। रात ने भी हमें दिन बनाने के लिए अपने अंदर प्रेरणा दी और प्रगति करी। अगर हिरोशिमा हुआ है तो उससे हमने शिक्षा भी ली है। हमें इस दृष्टि पे भी देखना है क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमारा उद्देश्य है, नकारात्मक होनी नहीं चाहिए। मैं आप सबका इन खिलाड़ियों की तरफ से और उससे सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं। और जो हमारा 14 तारीख को आने वाला है उसकी उसारी तो हमने निश्चित कर ही दी है, मगर उसकी कामयाबी के लिए हमें यकीन है क्योंकि हम सब स्वयं का स्वामी हैं। हम अपने तरफ से अपना सब देंगे 100%, तो उस जो पिछले हैं उससे बढ़ेगा और आगे निश्चित रूप से बढ़ता रहेगा। ये परिवार, पूरा विश्व जब तक ये परिवार न बढ़े हम रुकने वाले नहीं हैं। चलत चलत आपने बोला है तो हम चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। जी हाँ, जय हिंद, जय जगत। हाँ, थैंक यू। अब 5 अगस्त के बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि मराठी साहित्यकार एवं प्रसिद्ध समाजसेवी दत्तोवाहन पोतेदार जी का जन्म 5 अगस्त 1890 को हुआ था और चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1890 को हुआ। प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। शिवमंगल सिंह जी के बारे में कुछ विशेष भी जानकारी देने वाले हैं। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ। और भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का निधन 5 अगस्त 1950 को हुआ था। लाला लाजपत राय जो महान क्रिकेटर थे, महेंद्र अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ जिनके पुत्र हुए क्रिकेटर, तो लाला अमरनाथ जी की पुण्यतिथि है 2000 में 5 अगस्त को निधन हुआ था। और कार्टूनिस्ट चाचा चौधरी का जो कार्टून चरित्र बनाया प्राण कुमार शर्मा जी, उनकी पुण्यतिथि। शिवमंगल सिंह सुमन जी, और बहुत ही स्कूल में पढ़ाई जाती थी, स्कूलों में इनकी कविता भी लगी हुई थी। हम पक्षी
उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसके बहुत अर्थ हैं। अंग्रेजों का समय था और ये शहीद चंद्रशेखर आजाद जी से मिले एक बार, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि ये स्टॉल है, इसको आपको वहां ले जाना है, दिल्ली ले जाना है। और ये सहर्ष तैयार हो गए और इस तरह से आतंकवादी कहे जाते थे वो, लेकिन वो देशभक्त थे। देश आजाद हो गया तो सभी देशभक्त हो गए देश को आजाद कराने में। कहीं ना कहीं शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये कविता कि हम जो भारतवासी हैं ये पिंजरे में रहकर नहीं रह सकते हैं, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम लोग तो खुली हवा में सांस लेने वाले लोग हैं और हम पक्षी के रूप में उन्होंने कहा कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरे में क्या गा पाएंगे? कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम तो आजाद होने वाले आदमी हैं। इसका यह भी अर्थ है, निकाला जा सकता है। एक और कविता उनकी बड़ी फेमस हुई, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये शिवमंगल सिंह जी जिनकी 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जन्म हुआ था और निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे और स्वाभिमान पर शिवमंगल सिंह सुमन जी के बोल काफी ओजस्वी रहे हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी को हम लोग श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं इनकी जयंती पर। तो इस तरह से एक साहित्यकार कवि को श्रद्धांजलि हम लोग देते रहे हैं। यही हम लोगों का सकारात्मक भारत आंदोलन है, इनको याद करना, नई पीढ़ी तक उनकी जो चीजें हैं वो पहुंचा देना। यही चरैवेति चरैवेति जिसके बारे में दीप माथुर जी ने हार्दिक शुभकामना देते हुए चरैवेति चरैवेति कहा है। और अब 9 बज गए हैं और अब आप लोगों से अनुमति लेंगे। 14 अगस्त को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा होने जा रही है कि आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएस के हम लोग 75 कार्यक्रम करेंगे आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। 75 विशेष कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि देशभक्तों को याद करेंगे और देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर, राष्ट्र प्रथम की भावना भरने का प्रयास करेंगे। चरैवेति चरैवेति के सिद्धांत पर राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, झंडा बुलंद करेंगे। और 14 अगस्त को आप सब भी अपनी जिम्मेदारी समझें। देश का कार्यक्रम है और देश के लिए 2 घंटे का समय देना उचित होता है। और आप जब कार्यक्रम में आए तो कहीं ना कहीं, जैसे आप देख रहे हैं कि तिरंगा एक सिंबल के रूप में यहां पर है, तो आपके स्क्रीन पर भी या आपके पॉकेट के पास कोई ऐसा होना चाहिए जो देश को रिफ्लेक्ट करे। ऐसी चीजें, एक तिरंगा पॉकेट में भी आप आगे आप रखिएगा और दिखाई स्क्रीन पर लगे, एक माहौल बने। हम लोग नमन करेंगे तिरंगा को, वंदे मातरम हो, जनगण मन हो। और क्विज के कार्यक्रम में बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराइए क्योंकि उनका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। एक ही जगह पे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। ये कार्यक्रम इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें आपको इसी मंच पे अगर गंभीरता से आप उपस्थित होंगे तो बहुत सारे महापुरुषों के, जैसे शिवमंगल सिंह जी के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली। इस तरह से तमाम जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जिनके नाम पे घोषित किए गए हैं अवार्ड, उनकी जीवन के, क्योंकि क्विज में भी वो सवाल जो पूछे जाएंगे उसका आंसर भी हमारे आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के महापुरुष होंगे। तो इसकी तैयारी आप लोग इसी तरह से कीजिए, उसी से संबंधित पूछे जाएंगे। बच्चों को जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा क्योंकि ऐसा मंच बच्चों को मिलना, आजकल तो फिजिकल हो नहीं रहे हैं, वेबिनार भी नहीं हो पाते हैं जिसमें बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करके और हम लोग उनकी भावनाओं को
मंच पे ला सकें तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को संस्कार मिलेगा, देश भक्ति की भावना उनके अंदर जगेगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, पूरे परिवार के लिए ये डिजाइन किया गया है कार्यक्रम। आप उस दिन समय जरूर रखें, 14 अगस्त 2021 शनिवार का दिन है। अब जय हिंद जय भारत कहने का समय आ गया है और अपनी वाणी को उदय मन्ना यहीं विराम देंगे और आगे शनिवार को और रविवार को फिर आपसे मिलेंगे, कुछ और लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा। याद रखिएगा कि 75 कार्यक्रम जो है उसमें बहुत सारे कार्यक्रम आरजेएस फैमिली से बातचीत करके बनाए जाएंगे, यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे। तो इसलिए अपने विचारों को धार दीजिए, तेज कीजिए और स्वयं का स्वामी बनने की ओर अग्रसर होइए। आरजेएस को खुशी होगी कि हम लोगों की संस्था में लोग जो है स्वयं का स्वामी बन रहे हैं। जय हिंद जय भारत।